हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको थंबनेल से विदित है कि हम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक की भर्ती के लिए योजना परियोजना में चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। तो आज की योजनाओं की सीरीज़ में योजना है छत्तीसगढ़ महिला कोष की योजनाएं, तथा बाकी की जो योजनाएं हैं वो इससे पहले जो वीडियो अपलोड हो चुकी है उसमें है, या जो योजना आज की वीडियो के बाद बच जाएगी वो आने वाली वीडियो में रहेगी। इसलिए आप शुरू से वीडियो देखें ताकि उलझन ना हो। तो इस सीरीज़ को हम चालू करते हैं। आज की योजना की कड़ी में पहला योजना है छत्तीसगढ़ महिला कोष की योजनाएं। जैसा कि दोस्तों आपको विदित है, पता होगा कि छत्तीसगढ़ में महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए आसान शर्तों में ऋण उपलब्ध कराया जाता है और इसका संचालन 15/8/2003 से किया गया। इस डेट को आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ महिला कोष के द्वारा दिनांक 28/9/2021 में स्वयं सहायता समूहों के लिए जो ऋण की सीमा है वह बढ़ाई गई है। यह 2021 का अपडेट है। इसके तहत ऋण की जो सीमा है वह 1 लाख से 2 लाख रुपए प्रथम बार में। अगर कोई महिला स्वयं सहायता समूह प्रथम बार में ऋण लेती है तो वह 1 से 2 लाख रुपए ले सकती है प्रथम बार में, और अगर वह सफलतापूर्वक वापसी कर लेती है तो द्वितीय बार में 2 से 4 लाख रुपए तक का ऋण ले सकती है। द्वितीय बार में सीधा प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत लाभान्वित हेतु, इस योजना का लाभ लेने हेतु जो महिला स्वयं सहायता की महिलाएं हैं वह छत्तीसगढ़ की मूल निवासी होनी चाहिए, तब यह योजना का लाभ ले सकती हैं। तथा इसमें 3% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से ऋण की वापसी होगी। वह ऋण की वसूली के लिए क्रमशः 24 एवं 36 महीने में किस्त, 24 से 36 महीने के बीच में किस्त बांधा जाएगा। प्रथम बार में 24 महीने में पैसा वापस करना होगा, द्वितीय बार के जो ऋण लिया जाएगा उसको 36 महीने में। और जैसा आपको पता होगा कि महिला जो स्वयं सहायता समूह होता है उसके लिए ऋण वापसी के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार रहता है, उसमें कोई एक जिम्मेदार नहीं होता। और अगर महिलाओं की सशक्तिकरण करना चाहते हैं तो इसके लिए सामाजिक सशक्तिकरण के साथ साथ आर्थिक सशक्तिकरण भी जरूरी है, और इसका एक बेहतर विकल्प स्वसहायक समूहों द्वारा सामूहिक रूप से कुछ काम शुरू करें। तो इस योजना में ही जो यौन उत्पीड़न की शिकार हैं या HIV पीड़ित जो महिलाएं हैं उनको शासकीय चिकित्सा द्वारा जो प्रमाण पत्र है उस आधार पे इन महिलाओं को जिला प्रबंधक या छत्तीसगढ़ महिला कोष के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्तावों पर जिला कलेक्टर की स्वीकृति से 10,000 रुपये तक का व्यक्तिगत ऋण दिया जा सकता है। वो जो ऋण है वो महिला सहायता समूहों के लिए है, स्व सहायता समूहों के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। और यहाँ पे जो महिलाएं यौन उत्पीड़न की शिकार है या HIV पीड़ित हैं और उनके पास शासकीय सर्टिफिकेट है कि यह पीड़ित है या यौन उत्पीड़न की शिकार हुई हैं, तो कलेक्टर की स्वीकृति के द्वारा 10,000 रुपये दिया जाएगा। और इसका भी ऋण की सीमा 3% है, 3% साधारण ब्याज वार्षिक रूप से। और इस प्रकार की महिलाएं अगर संगठित हो जाती हैं, स्वयं सहायता समूह बना लेती हैं, यौन उत्पीड़न से पीड़ित महिलाएं या HIV से पीड़ित महिलाएं, तो उनको सामूहिक ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। सामूहिक ऋण की सीमा 1 लाख रुपए होगी, जो 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दिया जाएगा, और यह सब कलेक्टर की स्वीकृति के बाद होगा। और इसमें भी दिया गया है कि योजनाओं के अन्य शर्तें यथावत रहेंगी, मतलब जो भी योजना के लाभार्थी हैं वह छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना चाहिए। तथा इस योजना हेतु वर्ष 2017-18 में तृतीय लिंग जो LGBTQ समूह हैं उसको भी इस योजना के तहत पात्र माना जाएगा। LGBT को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। अब यह डाटा है आपके काम की, इसको मैं रिमार्क कर दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना कि ऋण योजना के प्रारंभिक वर्ष 2003 से नवंबर 2022 तक की स्थिति में 39,000 से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों को लगभग राशि रुपये 92 करोड़ से अधिक का ऋण स्वीकृत किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में नवंबर 2022 की स्थिति में 233 महिला स्वयं सहायता समूहों को राशि रुपये 1,36,00,000 रुपये ऋण के रूप में वितरित किया जाना है। यह एक डाटा के तौर पे आपको याद करना है, क्योंकि सीधा सीधा डाटा पूछा जाएगा। 2003 से 2022 के बीच 39,000 जो महिलाएं हैं वो लाभ ली हैं 92 करोड़ रुपए की। और जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में है, नवंबर 2022 तक की स्थिति में 233 महिला स्वयं सहायक समूह हैं, उसे 1,36,00,000 रुपये ऋण वितरित किए गए हैं। यह आंकड़ा है। और जैसे छत्तीसगढ़ में कर्जा माफी का एक दौर चल पड़ा है, उसी प्रकार जिस प्रकार किसानों का कर्जा माफ हुआ, उसी प्रकार जो महिला सहायक समूह पैसा वापस नहीं कर पाई है उनके ऋण की कुछ किस्तों को माफ़ किया गया है। तो इस नज़रिए से छत्तीसगढ़ में महिला कोष द्वारा संचालित ऋण योजना अंतर्गत नवंबर 2022 तक 5,845 महिला स्वयं सहायता समूहों का राशि रुपये 11.03 करोड़ का ऋण माफ़ किया गया है, मतलब 11 करोड़ 3 लाख रुपए माफ़ किया गया है। यह भी डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला है छत्तीसगढ़ जो महिला कोष है उसके दायरे में वृद्धि करते हुए स्वयं सहायता समूहों तथा यौन उत्पीड़न से पीड़ित महिलाएं व HIV संक्रमित महिलाएं। इसके बाद है जो महिला गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन यापन कर रही हैं तथा जिनके पति की मृत्यु हो गई है, मतलब विधवा हो गई हैं, अथवा 35 से 45 की आयु के बीच में है और वह अविवाहित है या कानूनी तौर पर
तलाकशुदा महिला है तो वह स्वयं व्यवसाय आरंभ करने हेतु आसान शर्तों में ऋण ले सकती हैं। तो इसकी जो ऋण की सीमा है वह 40,000 रुपये से 2 लाख रुपए तक की राशि का है और इसमें भी 3% वार्षिक साधारण ब्याज के तौर पर दिया जाएगा और यह दिनांक 28/9/2021 से ऋण की सीमा में वृद्धि किया गया है। इसके लिए जो योग्यता है शर्तें हैं वह है 18 से 45 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको भी दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए उनका परिवार का वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए या तो कानूनी तौर पे तलाकशुदा हो, जरूरी नहीं कि वो कोर्ट से ही तलाकशुदा हो, अगर तलाकशुदा है समाज से भी तो ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पे वह ऋण ले सकती हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन आएगी, जो विधवा स्त्री है वो आएगी तथा 35 से 45 आयु वर्ग की महिलाएं जो अविवाहित है वो आएगी और कानूनी तौर पर जो तलाकशुदा है वह आएगी और 18 से 45 वर्ष की समान महिलाएं भी आएगी, पर उनके परिवार का वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए। और ऋण की जो सीमा है उसे 28/9/2021 से बढ़ाया गया है, जिसमें 40,000 रुपये से 2 लाख रुपए तक की ऋण प्राप्त कर सकती हैं और इसमें भी यौन उत्पीड़न से पीड़ित महिलाएं, HIV से पीड़ित महिलाएं तथा तृतीय लिंग मतलब LGBTQ ट्रांसजेंडर आदि सब शामिल होंगी। तो यह रहा सक्षम योजना, जो छत्तीसगढ़ महिला कोष का ही एक विस्तार है। और इस योजना अंतर्गत योजना प्रारंभ होने से 2022 तक की स्थिति में 3,176 प्रकरणों में 19.95 करोड़ रुपए की ऋण राशि स्वीकृत की गई है। वित्त वर्ष 2022-23 में माह नवंबर 2022 की स्थिति में 53 महिलाओं को राशि 43 लाख रुपए का ऋण वितरित किया गया है और यह सक्षम योजना के तहत किया गया है। दोस्तों, वन डे एग्जाम में अधिकतर डाटा पूछा जाता है और यह भी डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको भी आप प्राथमिकता के तौर पे देखना। अगला है स्वावलंबन योजना। इसके तहत छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं जिनके पति का मृत्यु हो चुकी है, विधवा है या तो कानूनी तौर पे तलाकशुदा है अथवा 35 से 45 आयु वर्ग के बीच में अविवाहित है, तो उनको व्यावसायिक दक्षता प्रदान किया जाएगा, मतलब उसका स्किल डेवलप किया जाएगा, निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वह अपना जीवन यापन कर सकें। यह भी छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा 2010-11 में शुरू किया गया छत्तीसगढ़ महिला कोष का ही एक विस्तृत रूप है। और इस योजना में अनेक योजनाओं का समागम है, जैसे कौशल उन्नयन योजना, दूसरा है उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम, इन सब में समाहित किया गया है, तथा मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना यह भी इसमें समाहित किया गया है। और इस योजना का लाभ लेने हेतु कलेक्टर का अनुमोदन अनिवार्य होता है। जो भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं उनको तो यह लाभ देगा ही, इसके अलावा निम्न मध्य वर्ग आय के जो लोग हैं उनके लिए भी यह योजना लाभप्रद है, लेकिन इसके लिए जो शर्त है वह 1 लाख रुपए से कम वार्षिक इनकम होना चाहिए परिवार का। इसका भी एक आंकड़ा है, वर्ष 2017-18 से इसका भी विस्तार किया गया है। यौन उत्पीड़न, HIV पॉजिटिव या तृतीय लिंग की जो हितग्राही हैं उनको भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा तथा योजना प्रारंभ होने से 2021 तक की स्थिति में 3,121 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। तो यह है आपका स्वावलंबन योजना, जिसका शाब्दिक अर्थ है स्वयं पर निर्भर। योजनाओं के बाद है अब महिलाओं को आश्रय संरक्षण हेतु विभागीय संस्था। तो इसके अंतर्गत है मिशन शक्ति सामर्थ्य के अंतर्गत सखी निवास, जो भारत सरकार द्वारा, केंद्र की सरकार द्वारा 1972-73 में शहरों, कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिला को हॉस्टल सुविधा प्रदान करने हेतु संचालित किया जा रहा है। इसका मतलब है जो महिलाएं घर से बाहर रहती हैं, व्यवसाय करती हैं, ट्रेनिंग करती हैं, जॉब करती हैं, उनको किफ़ायती दाम पर घर उपलब्ध कराना, जो किराए के रूप में होगा, किराए से घर उपलब्ध कराना किफ़ायती दाम पर। इसके तहत अनेकों हॉस्टल संचालित किया जा रहा है तथा आगे भी किया जाता रहेगा। यहाँ पे लिखा है 1 अप्रैल 2022 से मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत कामकाजी महिलाओं को समाहित किया जा रहा। इसके तहत सखी निवास शुरू किया गया है के रूप में संचालित किया जा रहा है। भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा अंशदान अनुमोदन 60.40 का है, मतलब यह केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें जितना भी पैसा लगेगा 60% केंद्र द्वारा संचालित होगा और 40% उसमें राज्य सरकार द्वारा खर्च किया जाएगा। और जैसा लिखा है कि सखी निवास का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं के कारण अपने परिवार से दूर रहने वाली जो कामकाजी महिला है या जॉब के लिए ट्रेनिंग कर रही हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही बालिका है, यह सब सुरक्षित महसूस कर सके, इसलिए उनको किफ़ायती आवास उपलब्ध कराना तथा सुरक्षात्मक व्यवस्था करना। प्रदेश में 4 जिला रायपुर, बिलासपुर, धमतरी, रायगढ़ में 6 सखी निवास का संचालन किया जा रहा है तथा वित्त वर्ष 2022-23 में 1 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है इसके दायरे को बढ़ाने के लिए, अन्य जिलों में संचालित करने के लिए। महिला सशक्तिकरण तथा महिलाओं की रक्षा के लिए यह एक महत्वपूर्ण योजना है। मिशन शक्ति सामर्थ्य के तहत शक्ति सदन संस्था महत्वपूर्ण संस्था है। इसमें संकटग्रस्त महिलाओं, विधवाओं, निराश्रित या तिरस्कृत एवं परित्यक्त को आश्रम में रखा जाएगा। ऐसा होता है कि महिलाओं को उनके पति के द्वारा या ससुराल के द्वारा घर से बेघर कर दिया जाता है, वो निराश्रित हो जाती हैं
अतः उनको आश्रय प्रदान करने हेतु निःशुल्क परिपालन किया जा रहा है, पुनर्वास का प्रयास किया जाएगा तथा उनके बच्चों के लिए भी उचित शिक्षा, पोषण आदि की व्यवस्था किया जाता है शक्ति सदन के तहत उस संस्था में। इसका उद्देश्य है मानव तस्करी तथा व्यावसायिक यौन शोषण से पीड़ितों को बचाना, पुनर्वास करना, उन्हें समाज में पुनः जोड़ना तथा स्वाधार गृह एवं उज्ज्वला गृह को समाहित करते हुए भारत सरकार की अमरेला योजना मिशन शक्ति के अंतर्गत सदन शक्ति योजना संचालित किया जा रहा है। जो भी महिलाएं हैं, तिरस्कृत, परित्यक्त हैं, यौन शोषण का शिकार हुई हैं, उनको पुनः मुख्य धारा में जोड़ना इस योजना का उद्देश्य है। वर्तमान में प्रदेश में 4 शक्ति सदनों का संचालन हो रहा है, कोरबा, कोरिया, बिलासपुर तथा सरगुजा जिले में, तथा इसमें सरकार के साथ एनजीओ की भी भूमिका है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। अगला यहाँ पे एक डाटा है कि संस्था में इन महिलाओं को निःशुल्क आवास, भरण पोषण, शिक्षा, प्रशिक्षण, विधिक सहायता और पुनर्वास की व्यवस्था किया जाता है। इस योजना में केंद्र एवं राज्यों का अंशदान 60:40 है, केंद्र का 60, राज्य की 40। वित्त वर्ष 2022-23 में दिसंबर 2022 की स्थिति में 149 महिलाओं एवं 42 बच्चों को इसका लाभ दिया जा चुका है। संस्थाओं में एक महत्वपूर्ण संस्था है नारी निकेतन। इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 16 से अधिक आयु की अनाथ कन्याओं या विधवा या निराश्रित, परित्यक्त, घर से निकाली गई महिलाओं, अविवाहित माताओं, जैसा कि किसी का बलात्कार हो गया और वह अनचाहे बच्चे को जन्म देती है या कोई लिविंग रिलेशनशिप में है, उसके बाद बच्चा होने के बाद रिलेशनशिप खत्म हो गया, या तिरस्कृत व बेसहारा समाज से प्रताड़ित महिलाओं को आश्रय व सहारा प्रदान किया जाएगा। इसके तहत भी निःशुल्क परिपालन व पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी तथा सामाजिक व शैक्षणिक संरक्षण हेतु शासकीय शांति निकेतन का संचालन किया जा रहा है। जो भी बेसहारा महिलाएं हैं उनके लिए यह योजना है। और इस योजना के तहत प्रदेश में 3 जिलों में क्रमशः रायपुर, सरगुजा एवं दंतेवाड़ा में नारी निकेतन संचालित किया जा रहा है। अगला, संस्था में इन महिलाओं को निःशुल्क आवास, भरण पोषण, शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है। वित्त वर्ष 2021-22 में कुल 119 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में माह दिसंबर 2022 की स्थिति में 95 महिलाओं एवं 26 बच्चों को लाभान्वित किया गया है। अगला है वित्त वर्ष 2022-23 में योजना अंतर्गत रुपये 166.40 लाख का बजट प्रस्तावित किया गया है। यह जो पांचों डेटा है यह आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसको भी आप एक प्राथमिकता के तौर पे देखना। संस्था में बहुत कम संस्था ही है, लेकिन आपको उसको पूरा याद करना है। और संस्था में एक महत्वपूर्ण संस्था जो कि सभी महिला संबंधी कार्यक्रम को निगरानी करता है, संचालित करता है, वह है राज्य महिला आयोग। जैसा कि सन 2000 में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, उसके बाद 24/3/2001 को महिला आयोग गठित किया गया। वर्तमान में 1 अध्यक्ष एवं 4 सदस्य कार्यरत हैं, मतलब टोटल 5, 1 अध्यक्ष प्लस 4। और इसके पदाधिकारियों में माननीय डॉक्टर किरणमयी नायक इसके अध्यक्ष हैं तथा माननीय श्रीमती अनीता रावटे, माननीय श्रीमती नीता विश्वकर्मा, माननीय श्रीमती अर्चना उपाध्याय एवं माननीय श्रीमती बालो बघेल इनके 4 सदस्य हैं। आयोग के कार्य को देखें तो हम महिलाओं के लिए जो भी संविधान में उपबंध नियम हैं, विधि है, उनके अधीन रहकर कार्य करना तथा जांचना कि संविधान के अनुरूप कार्य हो रहा है कि नहीं, तथा जितने भी योजना बने हैं उनका सही से पालन हो पा रहा है कि नहीं, योजना का संचालन करना, क्रियान्वयन करना तथा योजना किस हद तक लाभ पहुंचा पाई उसका रिपोर्ट प्रस्तुत करना। और संविधान तथा अन्य विधियों में महिला संबंधी जो भी उपबंध किया गया है वह किसी के द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उसकी सूचना समुचित पदाधिकारी को देना, महिलाओं की सामाजिक आर्थिक उत्थान हेतु योजना का निर्माण करना या योजना निर्माण में सलाह देना, ऐसे मुकदमों को धन देना जिसमें ऐसे मुद्दे अंतर्निहित हो जो महिलाओं के बड़े समूह को प्रभाव डाले। अगर कोई योजना बना है या कोई निर्णय लिया जा रहा है तो उसके लिए फंड उपलब्ध कराना इनकी जिम्मेदारी है। और महिला आयोग के मुख्य कार्यों में राज्य की महिलाओं की आर्थिक, शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य संबंधी स्थिति क्या है, आदिवासी जिलों में स्वास्थ्य संबंधी स्थिति क्या है, इन क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखना तथा जो महिला की साक्षरता दर है उसमें सुधार करने का प्रयास करना, शिशु मृत्यु दर है, बाल मृत्यु दर तथा मातृत्व मृत्यु दर है, उस पर भी नज़र रखना, वह सुधार हेतु कार्य करना, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से उत्थान हेतु कार्य करना। तथा दूसरा है वे परिस्थिति जिसमें महिलाएं कारखाने में कार्य कर रही है या किसी निर्माण स्थल में कार्यरत हैं, उनके कार्य हेतु अनुकूलित वातावरण मिले तथा हर प्रकार की सुविधा मिले, उसके लिए सरकार को सलाह देना, सिफारिश करना व रिपोर्ट तैयार करना महिलाओं की स्थिति के ऊपर। तथा राज्य में या राज्य के बाहर भी अगर किसी क्षेत्र में महिलाओं के संबंधी कोई अपराध हो रहा है, जबरदस्ती जबरन विवाह हो रहा है, दहेज प्रथा है, दहेज समस्या है, बलात्कार है, अपराध है, छेड़खानी है, महिलाओं के साथ अनैतिक व्यवहार है, महिलाओं का अनैतिक व्यापार है, इन संबंधी मामलों में सक्रिय रूप से निगरानी करना तथा यह अपराध न हो पाए
ऐसे माहौल बनाने हेतु सरकार को सलाह मशवरा देना। और अगर किसी महिला को ज़्यादा समस्या हो तो वह सीधा महिला आयोग से जाके मिल सकती है और महिला आयोग संबंधी शिकायत प्राप्त कर सकता है। उसके बारे में उल्लेख है कि महिलाओं पर अत्याचार और महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध है उसके खिलाफ महिलाओं को उनके न्यूनतम मजदूरी, ऐसा अक्सर देखा जाता है कि एक काम के लिए महिला और पुरुष के लिए मजदूरी का दर अलग अलग होता है, इसके लिए भी आप जा सकते हैं। महिला आयोग प्राथमिक स्वास्थ्य और प्रसूति सुविधाओं से संबंधित अधिकारों से वंचित करना, किसी भी महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध ना हो या प्रसूति में जो सुविधाएं मिलना है वह सब ना मिले तो उसके खिलाफ भी जा सकती हैं। तीसरा है महिलाओं के संबंध में राज्य सरकार के नीतिगत विनिश्चयों का पालन ना किया जाता हो, जैसे महिलाओं के पक्ष में अगर कोई नीति नियम बना है और उसका पालन नहीं किया जा रहा है तो उसके लिए भी जाया जा सकता है। और इसके कार्य हैं, जो निर्धन महिलाएं हैं और वह कानूनी उलझन में फंसी हुई हैं तो उनके लिए विधिक परामर्श का व्यवस्था करना, विधिक सलाह देना तथा एनजीओ से उनका परिचित कराना। वह अगला यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी महिला को जेल में रखा गया है या कानूनी रूप से किसी को नज़रबंद किया गया है तो उसका निरीक्षण करना कि उनके साथ कोई अन्याय ना हो तथा इसका रिपोर्ट भी देना। और इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग को वित्तीय वर्ष 2022-23 में नवंबर 2022 तक की स्थिति में 864 नए प्रकरण प्राप्त हुए हैं। पूर्व लंबित प्रकरणों का कुल 1582 प्रकरणों को, मतलब यहाँ पे 1582 प्रकरण लंबित थे पहले से, उनमें से 426 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है तथा 2020 प्रकरण प्रक्रियाधीन है, उस पर प्रक्रिया किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 के लिए राज्य महिला आयोग के लिए 512.07 लाख का बजट प्रस्तावित किया गया है। यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं इसको। संस्थाओं में अगला संस्था है राज्य समाज कल्याण बोर्ड। इसकी स्थापना महिलाओं के कल्याण एवं विकास तथा सशक्तिकरण हेतु एनजीओ की मदद से यह संस्था का निर्माण किया गया है तथा इस संस्था में महिलाओं संबंधित हो रहे अत्याचार, अपराध आदि का जो शिकायत है वह सब किया जा सकता है। इसके तहत 2022-23 में, मतलब इसके लिए 2022-23 में 87.89 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। राज्य समाज कल्याण बोर्ड द्वारा 8 परिवार परामर्श केंद्र संचालित हैं तथा 1 अप्रैल 2022 से 30 नवंबर 2022 तक की कुल 608 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिसमें 491 प्रकरण का निराकरण किया गया है एवं 117 प्रकरण लंबित हैं। सर्वाधिक प्रकरण घरेलू हिंसा, विवाहेतर संबंध एवं विवाह विच्छेद से संबंधित, मतलब जो घरेलू हिंसा है और जिसे हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोलते हैं, विवाहेतर संबंध तथा विवाह परिच्छेद मतलब तलाक से संबंधित प्रकरण आते हैं। इसमें परिवार को सलाह दिया जाता है, सुलह करने का कार्य किया जाता है। यह एक्स्ट्रा जुडिशियली प्रावधान है, न्यायालय में जाने से पहले यह सब हथकंडा अपनाया जाता है और फिर भी बात न बने तो न्यायालय तो है ही। यह भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है। योजनाओं और संस्थाओं के बाद अब है केंद्र राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार, जो महिला सशक्तिकरण या बाल विकास संबंधी गतिविधि है उनके लिए दिया जाता है। उससे संबंधित हम पुरस्कार का अध्ययन करेंगे। पहला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। यह केंद्र सरकार द्वारा नामित बच्चे को दिया जाता है, वह बच्चा जिसका उम्र 5 से 18 आयु वर्ष के बीच में हो, जो सामाजिक सेवा, शैक्षणिक, खेल, कला एवं संस्कृति तथा बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण और सराहनीय उपलब्धि दर्शाता हो, उसको दिया जाता है। इसके तहत एक पदक, 1 लाख रुपए नगद तथा प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इस पुरस्कार को प्राप्त करने हेतु स्वयं से आवेदन कर सकता है राष्ट्रीय पोर्टल पे। तो यह है प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार। अगला है राज्य वीरता पुरस्कार। यह राज्य शासन द्वारा दिया जाता है। इसका भी वही क्राइटेरिया है कि असाधारण वीरता, साहस, बुद्धिमत्ता हेतु राज्य वीरता पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वर्तमान में बाल कल्याण परिषद के माध्यम से प्रदान किया जाता है। पुरस्कार के तहत चयनित बच्चे को 15,000 रुपये की राशि, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को बच्चे को पुरस्कृत किया जाता है। वर्ष 2022-23 में राज्य वीरता पुरस्कार हेतु 2 बच्चे नामांकित किए गए थे, जिसमें कुमारी जम्बावती भुआरिया जिला कांकेर से तथा दूसरा है कुमारी छाया विश्वकर्मा जिला महासमुंद से चयनित थी। यह दोनों बच्चियों का नाम आपको याद करना है, यह राज्य वीरता पुरस्कार के लिए चयनित थी। अगला है शौर्य पुरस्कार से सम्मानित बालक बालिकाएं। जो शौर्य पुरस्कार से सम्मानित बालक बालिकाएं हैं उनको शैक्षणिक कार्य हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करना मानसिक तौर पर यहाँ दिया गया है। राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार या राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित बालक बालिकाएं हैं, उनको अध्ययन के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति का नियम लागू है। पुरस्कार प्राप्त बालक बालिका को स्कूल शिक्षा के दौरान प्रति माह 500 रुपये तथा
महाविद्यालय कॉलेज के दौरान 1000 रुपये प्रति माह या तकनीकी शिक्षा जैसे मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, इसके दौरान 1500 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जाएगी। यह योजना राज्य बाल कल्याण परिषद के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। पुरस्कारों की श्रृंखला में अगला पुरस्कार है नारी शक्ति पुरस्कार। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो महिला सशक्तिकरण हेतु कार्यरत है, कमजोर एवं साधनहीन महिलाओं को आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण जिनके द्वारा किया जा रहा है, नेतृत्व क्षमता को प्रोत्साहित किया जा रहा है, महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सकारात्मक कार्य किया जा रहा है, परंपरागत या गैर परंपरागत क्षेत्रों में महिलाओं को कौशल विकास हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है, विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, सांस्कृतिक सुरक्षा एवं संरक्षण क्षेत्र में, स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में जो महिला को प्रोत्साहित करती हैं उनके लिए यह पुरस्कार का व्यवस्था किया गया है। इसके तहत व्यक्तिगत रूप में 2 लाख रुपए दिया जाता है तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर दिया जाता है। यह नारी सशक्तिकरण नारी शक्ति पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। यह राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान किया जाता है तथा यह पुरस्कार अधिकतम प्रतिवर्ष 15 महिलाओं को दिया जाने का प्रावधान है। इस पुरस्कार हेतु आवेदन भारत सरकार के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल में आमंत्रित किए जाते हैं, आवेदन किया जा सकता है। तो यह पुरस्कार मूलतः महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो कार्यरत महिलाएं हैं उनके लिए है। अगला है मिनी माता सम्मान। यह छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा महिलाओं के विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक महिलाओं के उत्थान हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वाली राज्य की एक महिला या राज्य में कार्यरत जो NGO हैं उनको यह सम्मान दिया जाता है। इसके तहत 2 लाख रुपए की राशि तथा प्रशस्ति पत्र सम्मान के रूप में प्रदान किया जाता है। 2022-23 में मिनी माता सम्मान डॉक्टर मीरा शुक्ला जिला सरगुजा को दिया गया है। यह नाम डॉक्टर मीरा शुक्ला जी, इसको आप याद रखना, मिनी माता सम्मान से सम्मानित हैं। तो आज हम अपने क्लास को यहीं विराम देते हैं। तो आज के लिए हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। अगली जितने भी योजना बची है वह सब आने वाले वीडियो में कवर कराया जाएगा। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ डाउट हो तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।